सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ में अंजलि यादव। आज हम बात करेंगे उस खेल की जो उत्तर प्रदेश के गलियों से निकली है, उस खेल की जो अखाड़े से निकलकर नोएडा इंडोर स्टेडियम तक पहुंच चुकी है। वो खेल जिसे हम कहते हैं अपना खेल। माटी का खेल है लेकिन मैट तक पहुंच चुका है और उसको पहुंचाने में जिस इंसान का सबसे बड़ा रोल है, जो शख्सियत आज हमारे साथ में मौजूद है, वो नींव है इसकी। उनका नाम संभव जैन है। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जैसा कि आपका नाम है संभव, संभावनाएं आपने जागृत कर दी है लोगों के बीच में, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बीच में। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस देश में क्रिकेट को पूजा जाता है, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे धर्म की तरह लेते हैं, उस देश में और सबसे बड़ी बात उस राज्य में आपने एक राज्य से शुरुआत की, माटी से मैट तक का जो सफर आपने शुरू किया है, ये ख्याल कहाँ से आया? देखिए, मैं बचपन से खुद क्रिकेट खेला, मैंने कई साल क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी किया, ठीक है। बट जब मैंने कबड्डी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा तो मैंने देखा कि इस खेल में तो पोटेंशियल बहुत है और कल्चर से जुड़ा स्पोर्ट है, इमोशंस, कम्युनिटी स्पोर्ट्स है। जैसे हम लोग जब छोटे छोटे टूर्नामेंट्स कबड्डी के देखने गए तो हमने देखा कि अगर एक गांव का एक बच्चा भी अच्छा खेल रहा है ना तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। तो मतलब वो एक तरीके से वहाँ का हीरो था। जब हम लोगों ने सीजन 1 करा तो वो चीज़ देखने में भी आई। लोग आते थे, एक एक बार में 200-200 लोग एक साथ आ रहे हैं, एक ही गांव से आ रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ का प्लेयर खेल रहा है। तो ये सबको देखते हुए समझ में आया कि कबड्डी मासेस का स्पोर्ट्स है और कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स को इस तरह के लीग्स की ज़रूरत भी है। जैसे आप देखते हो क्रिकेट में बहुत सारे लीग्स आते हैं बट कबड्डी में कुछ ही बड़े लीग्स हैं जो चल रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ में हमारे साथ में अर्नव मौजूद है। अर्नव जो है पूर्वांचल पैंथर्स के ऑनर है और जिस तरीके से पूर्वांचल पैंथर्स की हमने परफॉर्मेंस देखी, अगर आप कबड्डी के फैन हैं तो आपको पता होगा कि टीम जो है कितना बेहतर अब यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उसके साथ में वेदिका हमारे साथ में मौजूद है। वेदिका, आपका भी बहुत स्वागत है। ये ऑनर है हमारे साथ में गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर की और तेजपाल शर्मा सर हमारे साथ में मौजूद है। शर्मा जी, आपकी टीम यमुना योद्धा और उत्तर प्रदेश, क्या कनेक्शन है, क्या नाम है? तो ये अपने आप में लाजवाब है। अर्नव, आपसे शुरू करेंगे। जैसा कि हमने इनसे भी सवाल लिया, जिस तरीके से आपकी टीम है, आप अपनी टीम को किस लेवल पर देखना चाहेंगे? यूपीकेएल का जब पहला सीजन आया था तब उतना नहीं सोचा था कि पार्टिसिपेट करेंगे या कभी मौका मिलेगा, बट जब सेकेंड सीजन आया तो लगा अब तो सपोर्ट करना चाहिए। पीकेएल तो जो चल रहा था वो चल रहा है, बट यूपीकेएल बिल्कुल कोर से स्टार्ट हो रहा है। जो मिट्टी का खेल था वही मिट्टी अभी भी है, बस वो चीज़ जज्बा में है लोगों के, प्लेयर्स के। तो वहीं से मेरा आया कि अब इस बार सपोर्ट करेंगे संभव सर को भी अपने साथ और जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उनको। वेदिका, बिगेस्ट लर्निंग कबड्डी से? कबड्डी इज़ अ गेम जो मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर टर्न हो सकता है। जैसे मतलब हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी देखते हैं किसी गेम में, तो एक टाइम के बाद मैच वन साइडेड हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। बट यू नेवर नो इन कबड्डी इफ देयर इज अ difference of 10, 12, 15, 20, any sort of point. If the team perform unitedly, match can turn any time. So like last second तक you have that हार्ट बीट की क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। एक मैच मेरे साथ भी ऐसा हुआ है अभी रिसेंट में ही कि माय टीम वाज लाइक लीडिंग फ्रॉम 12 पॉइंट्स, अल्टीमेटली द ओपोनेंट टीम अलीगढ़, दे प्लेड रियली वेल, वी वर ऑन इक्वल एंड लास्ट एक रेड बची थी हमारी एंड मेरी जो प्लेइंग साइड था उस पर खिलाड़ी भी बस एक ही बचा था। तो अगर वो ऑल आउट हो जाता तो माय टीम वुड हैव ऑल आउट एंड दे वुड हैव गॉट +2। तो अगर मेरा एक खिलाड़ी पॉइंट ले भी आता एंड इफ यू वुड हैव गॉन कैच तो ऑल आउट हो जाता। बट then tables got turned at the last moment and my player scored 3 points and we just won. तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगा था कि ऑल आउट हो गए हम लोग। इट्स लाइक कि क्रिकेट में जब हम कहते हैं कि एक गेंद जब तक लास्ट गेंद नहीं हो जाती है तब तक पूरा मैच कंप्लीट होता है, यहाँ पे टर्न पे ही खेल बदल जाता है। बिल्कुल। तेजपाल सर, अगर मैं आपकी बात करूँ, जैसा कि आपका नाम है तेज, आपके नाम में ही तेज है, तो जो आपकी टीम है उसको आप कैसे लेते हैं? मतलब शीतलता देखते हैं या अपनी टीम में तेज देखते हैं? क्योंकि एक योद्धा के लिए दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। दोनों ही चीज देखते हैं हम अपनी टीम में, और हम तो पहले सीजन के सेमीफाइनलिस्ट भी हैं, पिछले साल का भी एक्सपीरियंस है और ये साल तो एक बहुत अच्छे लेवल पर संभव ने बहुत अच्छा किया है। सभी को एक प्लेटफार्म दिया है, जो ग्रामीण बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उनको प्लेटफार्म दिया है और वो सब आ रहे हैं यहाँ पे खेलेंगे, स्टेट लेवल पे खेलेंगे, नेशनल लेवल पे खेलेंगे।
स्टेट का नाम होगा, देश का नाम होगा। और एक खिलाड़ी है, उसको खेलने का जो एक मौका है वो ईमानदारी के साथ मिल रहा है। दूसरा, हमने हमारी टीम में जैसा कि आपने बोला, तेज को भी रखा है, शीतल को भी रखा है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम यानी आपने तो आपकी टीम में तो फिर विराट कोहली भी होंगे और धोनी भी होंगे, दोनों भी होंगे। यस, सब कुछ है हमारी टीम में। जैसा संभव जी मैंने शुरू में ही कहा कि संभावनाएं आपने जगा दी हैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों में। कबड्डी आपके लिए एक वर्ड में मैं कहूँ तो क्या? कल्चर, इमोशंस एंड कल्चर। माटी, जिसको आपने मैट तक पहुंचा दिया। कितना देखते हैं आप इस माटी से मैट तक का सफर, कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? नहीं, मुश्किल तो रहा है, लेकिन पैशन रहा है हमेशा कि भाई खेल को बड़ा करना है, और वो हमें रिस्पॉन्स भी मिला है, पब्लिक से भी रिस्पॉन्स मिला है। और आप देखो कई सारे बच्चे मतलब यहाँ से खेल के ऊपर तक खेलने जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है मोहम्मद अमान, ठीक है, वो लड़का जब आया था हमारे यहाँ पहले साल ऑक्शन में, तो वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला था। आज वो लड़का नेशनल लीग भी खेल रहा है, इंडिया कैंप में भी है, 1 साल के अंदर। तो ये अचीवमेंट है, तो फिर खुशी होती है और मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो बाकी कबड्डी लीग्स को आप यूपीकेएल से कैसे अलग देखते हैं, कितना अलग देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हम कुछ भी कर लें, हम सबका मोटिव एक ही है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कबड्डी अपने कल्चर से जुड़ा खेल, और यहाँ पे खिलाड़ियों को ज़रूरत भी बहुत है इस तरह की लीग आना। तो और भी लीग्स अच्छा कर रहे हैं, जैसे देश में एक नेशनल लीग चल रहा है, उन्होंने भी मतलब इतने साल से चलता आ रहा है, एक कबड्डी को पूरा चेंज करा है। तो वही प्रयास हमारे भी है कि, क्योंकि जब तक इस तरह की 15-20 लीग्स नहीं आएंगी तो सभी खिलाड़ियों को बेनिफिट नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हम अभी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हमारा आगे योजना ये है कि अगले सीजन से बाहर के भी खिलाड़ी हमारी लीग में आ रहे हैं, पूरे देश के खिलाड़ी इसमें चांसेस। यानी कि ये संभावनाएं भी संभव जी आप जगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में और भी टीमें ऐड हो सकती हैं? और भी टीमें भी ऐड हो सकती हैं, और आपको फ्यूचर में महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, हर राज्य से आप, यानी कि उत्तर प्रदेश से निकलकर अब आप पूरा देश कवर करेंगे? हाँ, मतलब हम लोगों का कुछ पावर प्ले लाने की योजना है। अच्छा, पूर्वांचल पैंथर्स के आप ऑनर हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपकी पहली बार आपकी टीम यहां पर खेल रही है। सीजन 1 में आपकी टीम नहीं थी, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आपकी टीम पहले सीजन में, दूसरे सीजन में, लेकिन क्योंकि ये आपका पहला है तो इसलिए मैं पहला बोल रही हूँ, कितना अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही है, और आपके लिए आपकी टीम का सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? ये आपने टफ क्वेश्चन पूछा कि मेरी टीम में बेहतर खिलाड़ी कौन है यार। जैसे पहला सीजन मैंने नहीं खेला, लेकिन मेरी टीम की एक खासियत है जो किसी टीम में नहीं है, और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो हेड कोच है वो नेशनल इंडिया का है। मेरे पास मेरा टीम मेंटोर है नितिन तोमर जी, वो इंटरनेशनल प्लेयर एंड अभी हेड कोच है नेवी के। एंड जो मेरे साथ एक और शख्स जुड़े थे एज अ टीम एडवाइज़र, योगेंद्र जी। इन 3 लोगों ने मेरी टीम को बनाने में बहुत बड़ा रोल है इनका। इन तीनों का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत कीमती है इस सीज़न के लिए, भले पहला सीज़न हो। हाँ। लेकिन जो लोग हैं मेरे पास, उनका सीज़न, उनका एक्सपीरियंस मुझे पुराना ही बनाता है। यानी पैंथर की तरह धमाकेदार एंट्री होगी। वेदिका जी, जिस तरीके से हमने देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको लेकर मेरे मन में, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कबड्डी में भी महिलाओं की, जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में अब जाके भले ही हमारी क्रिकेट में देखा हमने कि वर्ल्ड कप हो रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप भी हो रहा है, कबड्डी में महिलाओं की भागीदारी कितना देखती हैं आप? जैसे कि हर स्पोर्ट्स में देखा जाता है कि, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अगेन, बट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि विमेंस को अपॉर्चुनिटी कम होती है क्योंकि व्यूअर्स की वजह से। अगर व्यूअरशिप आएगी तो व्यूअरशिप, जैसे सास बहू के सीरियल औरतों की वजह से ही चल रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द फीमेल ड्रामा एंड एवरीथिंग। सो बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर एज वेल, सो आई हैव दिस पर्सपेक्टिव कि अगर किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरती से दिखाया जाए और उसका इंटरेस्ट बिल्ड किया जाए तो व्यूअरशिप ज़रूर आएगी। व्यूअरशिप आएगी तो ऑर्गेनाइजर्स आएंगे, ऑर्गेनाइजर्स आएगा तो प्रमोशन मिलेगा। जैसा कि संभव सर ने कंट्रीब्यूट किया है उत्तर प्रदेश के प्रति। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग से पहले कोई भी ऐसी स्टेट लीग नहीं थी जो इतने लार्ज स्केल पे हुई और वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हो। तो सर ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, उसको एक्सप्लोर किया, उसको सही ढंग से मार्केट किया और उसको प्रेजेंट किया। तो आज सोनी जैसा ब्रांड, जी जैसा ब्रांड हम लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, और पैरेलली आकर उन लोगों ने हम पे ट्रस्ट दिखाया बिकॉज हम लोगों ने उतनी बड़ी आईपी क्रिएट करी है। तो अगर हम लोग सेम लेवल पे मेहनत करेंगे, सेम लेवल पे उसको मार्केट करेंगे, उसको स्टैब्लिश करेंगे, तो डेफिनेटली एनी स्पोर्ट्स विमेन कैन परफॉर्म इक्वल टू मेंस
and viewership can also touch equal to men's. बिल्कुल, और ये यूपीकेएल ने साबित करके हमें दिखाया है कि एक साल के जिसकी नींव 2024 में रखी गई थी, ये 2026 की महज शुरुआत है। हम जनवरी महीने में बैठे हुए हैं और आज हम देख रहे हैं कि किस लेवल तक पहुंचा है। जहां पिछले सीजन में यानी कि सीजन 1 में सिर्फ 8 टीमें थी, आज दूसरे सीजन में हम ये देख रहे हैं कि 12 टीमें हैं। तेजपाल सर, आपकी टीम जो थी सीजन 1 में भी परफॉर्म की थी, तो आप सीजन 1 को सीजन 2 से कैसे डिफरेंट, दोनों में कंपैरिजन अगर मैं करूं तो कैसे अलग अलग देख रहे हैं, कितना बेहतर देख रहे हैं? बहुत बेहतर देख रहे हैं। पहले से सभी चीज़ में हमने इम्प्रूवमेंट किया है। आज हमारे पास में ऋतिक शर्मा जैसा रेडर है जो यूपीकेएल का टॉप रेडर है। टीम भी सभी एंगल से बहुत अच्छा काम कर रही है और आज बहुत अच्छी पोजीशन में है और सभी लोग मिलकर एक अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सीजन से 2 सीजन में जो एक्सपीरियंस है वो एकदम अलग है और आगे की प्लानिंग है हमारी कि उसको और अच्छा करें। यूपीकेएल को स्टार्ट करने की आपने मोटिव बता दिया कि कल्चर को आपको प्रमोट करना था, तो स्ट्रक्चर कैसे बदला आपने इस लीग का? देखिए, स्ट्रक्चर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर आप आईपी बिल्ड करती हो तो उसे एक तो कमर्शियल मॉडल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम लोग फ्रेंचाइजी ओनर्स लाए तो हम लोगों ने उनके आरओआईज का ध्यान रखा, नंबर्स हमारे रियलिस्टिक्स थे, ठीक है। फिर जो हमारी मार्केटिंग, मीडिया टीम, ऑपरेशन टीम, वो सारे वही लोग हैं। जैसे हम लोग का आप ब्रॉडकास्ट देखोगे तो वो उसी स्टैंडर्ड पे होता है जो देश की नेशनल लीग्स या बड़ी बड़ी लीग्स होती हैं। तो किसी भी चीज़ में हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करा है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बोला यूपी का लीग है तो ठीक है बस करा दो, क्योंकि वो चीज़ें तो होती आ रही हैं। तो किसी भी चीज़ को मीडिया और मार्केटिंग बिल्ड करती है। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं किसी भी लीग को, स्पोर्ट्स मीडिया आईपी है ना, मीडिया प्रॉपर्टी। तो वो सारी चीज़ें इसमें एंगल डाले गए हैं। जितनी भी आज हमारी मैनेजमेंट टीम है वो सारी एक्सपीरियंस टीम है, इसीलिए आज आप इस ब्रांड को बिल्ड होता हुआ देख पा रहे हो। तो एक पल की मैं यहाँ बात करूँगी, ऐसा एक पल जब आपको लगा हो कि आपने यूपीकेएल को स्टार्ट करके बहुत सही फैसला लिया हो। देखिए, यूपीकेएल को स्टार्ट मुझे जब हम, क्योंकि शुरू में कंफ्यूजन होती है ना कि सही कर रहा हूँ, उतनी आगे जाएगी नहीं जाएगी, एक सोच होती है। देखिए, जब हमारा फाइनल था पहले सीजन का, मतलब 2-3 पल ऐसे हैं बट मैं आपको मेन बता देता हूँ, है ना। तो हमें फाइनल वाले डे पे पिछले सीजन हमें 5-6 बसें वापस भेजनी पड़ गई पुलिस को। हमें अच्छा नहीं लगा उन्हें वापस भेजते हुए। तो ये लगा कि जिस लीग में हमने उस तरह से ना तो आउटडोर बहुत मार्केटिंग करी, मतलब हम लोग का कोई ऐसा बहुत मोटिव नहीं था कि बहुत पब्लिक आए, अपने आप लोग आ रहे थे, तो वो लोगों को जब लौटाया वो खराब लगा। लेकिन हमें इससे ये पता पड़ा कि कितनी फैन फॉलोइंग है इस स्पोर्ट की, यानी कि इस क्रिकेट के बाद अगर इस स्पोर्ट्स को भी लोग कितना पसंद करते हैं, पागलों की। और हम लोग का मैच 5 बजे से था, वो 3 बजे से हमारा स्टेडियम पैक हो गया था। उस दिन रियलाइज हुआ कि इस स्पोर्ट में पोटेंशियल है, पहला। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारा टीवी का व्यूअरशिप था लास्ट ईयर का, वो 30 मिलियन था, 30 मिलियन था, और डिजिटल नंबर्स हम लोग के 300 मिलियन थे। तो ये सब बताता है कि जहाँ पे व्यूअरशिप अच्छी है, यानी कि वेन्यू पे भी लोग आ रहे हैं और टीवी पे भी व्यूअरशिप आ रही है, तो फिर और किसी भी आईपी के लिए क्या चाहिए। और एक बड़ा ही स्लोगन बहुत फेमस है देखा जाए तो, खास तौर पे खिलाड़ियों के लिए कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो इस चीज़ को बदलने में कितना वक्त लगा और क्या लग रहा है कि क्रिकेट में तो बदल गया, थोड़ा बदलाव हमने देखा, कबड्डी में भी बदलेगा। देखिए, यहाँ पे देखो, इस बात से मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये कहावत अब बिल्कुल गलत साबित है। आज हमारे एक अर्जुन देशवाल प्लेयर है, ठीक है, आज वो खेल के सहारे से ही डीएसपी बने हैं। ना जाने कितने ऐसे प्लेयर हैं जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, पुलिस में जॉब कर रहे हैं। तो खेल ने खिलाड़ियों को बहुत मतलब हर तरह से सपोर्ट दिया है। तो ये बात है पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेंगी और हम लोग तो समझ ही गए हैं। जब आप पेरेंट्स की बात करते हैं संभव जी, तो एक सवाल आता है पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा कि आज तो मेरा बेटा खेल लेगा, आज मेरा बेटा एक मंच पे खुद को शो कर रहा है, देश उसको देख रहा है, लेकिन उसके बाद क्या? देखिए, मैं बताता हूं, मैच खत्म, लीग खत्म, उसके बाद जैसे हम लोग इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने हमेशा, अगर आप मेरे पीछे के कुछ इंटरव्यूज देखेंगे, स्पोर्ट्स एजुकेशन पे काम होना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट में देखो कि बचपन से ही, अगर आप यूके का कल्चर देखोगे तो एक 14 साल का बच्चा वहाँ पे 14 ईयर्स का बच्चा 10 साल के बच्चों को कोचिंग करके कुछ अर्निंग कर रहा है। तो वो हमें एजुकेशन कबड्डी में भी हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे रेफरी है, आज मैच रेफरी को भी बहुत अच्छे पेमेंट्स मिलते हैं, कोचेज हैं, अपने फिजियो हैं। तो स्पोर्ट्स में बहुत तरह के, अगर आप बहुत बड़े कबड्डी प्लेयर नहीं भी बन पाए, या जब आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं, बट वो आपको पता होना चाहिए। उस पर आपको काम, जब आप खेल रहे हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो या कबड्डी खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स एजुकेशन और अपना सेकंड करियर स्पोर्ट्स में आपको लेके चलना चाहिए। जैसे मैं खुद क्रिकेट खेला, बट आपने देखा कि भाई क्रिकेट ने मुझे एक पैशन दिया स्पोर्ट्स के चलते, तभी आज मैं स्पोर्ट्स की कंपनी रन कर रहा हूँ। तो बहुत सारे मौके हैं, वो सिर्फ हम लोग को समझाने की जरूरत है और लोगों को समझने की जरूरत है। आपके शहर में आपकी टीम ने डीएनए को कैसे प्रभावित किया है?
डीएनए इन द सेंस लोगों के डीएनए की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, लोगों को तो बहुत ही, आप देखो ना कि मतलब जब आप स्टेडियम में हम लोग जाते हैं ना, तो वो जिस तरह से चीयर अप करते हैं, कई लोग तो लास्ट ईयर ऐसे थे, अगर टीम हार जाती थी तो रो रो के जाते थे। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा, इससे बड़े इमोशंस क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। अर्नब जी, तो क्या लगता है रेड करना मतलब रेडर्स को ज्यादा यहाँ पे ऑडियंस पसंद करती है, फैंस पसंद करते हैं या डिफेंडर्स को? मेन तो लोग रेडर को ही पसंद करते हैं। टॉप रेडर कौन है आपकी टीम में? मेरी टीम में ऋतिक राठी। और वेदिका जी, जैसा कि इन्होंने चैलेंज कर दिया पहले ही मेरे सवाल में कि मैं दावा कर सकता हूं कि मेरी टीम में ये चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब वो किसी की टीम में नहीं है, आप इस चीज को कैसे देखती है, उनके चैलेंज को कैसे ले रही है? मैम, मैं ऐसा बोलूँगी कि हर टीम अपने आप में एक यूनिक असेंबली बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है, क्योंकि इस बार ऑक्शन में पिछले साल क्या था, मुझे कबड्डी का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने सिर्फ कोच के ऊपर रिलाय करके टीम परचेज की थी और हम लोग फर्स्ट आए थे नीचे से। तो इस बार हम लोगों ने ऊपर से फर्स्ट आने की तैयारी की थी और इस बार हम लोगों ने सिर्फ कोच पे रिलाई नहीं किया, हम लोगों ने एनालिस्ट भी हायर किया, मैंने खुद भी काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी अलाइनमेंट बिठाने की कोशिश करी, बट 12 की 12 टीम ही वो सेम कोशिश कर रही होती है और सबको लगता है कि हम बहुत यूनिक कैंपेन चला रहे हैं। बट एनीवे डाउन द लाइन मैं आज देखती, मुझे मतलब ऑक्शन जब खत्म हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 8 टीमों के कोचेस ने आके बोला था कि मैडम आपकी टीम बहुत अच्छी बनी है बिकॉज डिफेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अभी भी मैं नीचे से चौथे ही नंबर पे हूँ। तो मैं देखती हूँ कि वाओ यार, काशी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल, लखनऊ इज ऑल्सो परफॉर्मिंग गुड, संगम इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। सो मुझे समझ नहीं आता वेयर एम आई स्टैंडिंग, बिकॉज जब हम प्लेयर्स परचेज करते तब तो हमें लगता है कि वाओ वी हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। मिर्जापुर से तो एकदम, मिर्जापुर तो नाम ही ऐसा भयंकर है अपने आप में, नाम ही तो कहीं ना कहीं आपको उन्होंने कह दिया कि आप जो ये चैलेंज दे रहे थे ना, उन्होंने कह दिया कि सब यूनिक है। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी टीम है नहीं, उनकी टीम भी है, अभी टॉप से आएंगी, पहले पीछे से थी, कोई बात नहीं। तेज सर, आपसे अगर मैं बात करूं तो लीग को हम जैसा देखते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम सब में उम्र में बड़े हैं। उत्तर प्रदेश जैसा एक क्षेत्र, एक राज्य जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, खेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि वेदिका जी ने कहा कि ज़रूरत है, पहले कोच थे, अब इन्होंने और भी एनालिसिस्ट भी रख लिए हैं ताकि चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझा जा सके। क्रिकेट को हर कोई समझता है, लेकिन कबड्डी को समझने के लिए क्या लगता है कुछ ऐसी शुरुआत करनी चाहिए कि लोगों में जागरूकता हो? सच, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और लोगों में जागरूकता आ रही है और बहुत उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ में भी आ रहे हैं, आइडियाज़ भी दे रहे हैं और हर एक टीम अपना पूरा जोर लगा रही है। अच्छे कोच ले रहे हैं, अच्छे मेंटर ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और उसको और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई काम नहीं कर रहा है, सभी लोग अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी टीम के बारे में अगर बताएं तो सबसे अच्छा रेडर्स हैं या डिफेंडर्स हैं आपकी? हमारी टीम में रेडर्स सबसे अच्छा है, ऋतिक शर्मा। कबड्डी की जब भी बात आती है तो रेडर्स मेन पॉइंट माने जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट में बात आती है तो बैटर। नहीं, ऐसा नहीं है, मेन तो दोनों ही है, डिफेंडर भी मैंने है, ऐसा नहीं है कि उनका भी काम नहीं है, उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एज ए टीम या जो मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो मेरे रेडर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज की तारीख में यूपी केएल में जो टॉप रेडर है वो मेरी ही टीम का है। आई वुड लाइक टू ऐड ऑन योर पॉइंट इज कि डेफिनेटली क्रिकेट में बैट्समैन को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है, ऐसे ही रेडर को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है। उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर डिफेंस बहुत अच्छा काम करके टैकल कर भी ले तो पॉइंट एक ही मिलता है, लेकिन अगर रेडर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो यू हैव अ स्कोप ऑफ गेटिंग 3, 4, 5 पॉइंट्स एट ए ग्लांस। जो मेरे साथ भी एक मैच में हुआ था कि आई वाज ऑन बॉर्डर लाइन एंड सडनली ही टच 3 पीपल एंड आई गॉट 3 पॉइंट। तो डिफेंडर कितने भी अच्छे काम कर ले, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंडर अकेले कुछ नहीं कर सकता, दे हैज टू बी लेफ्ट कवर, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कवर, राइट कॉर्नर, 4 पीपल नीड टू बी अलाइंड टू स्टॉप 1 पर्सन। तो वो एक आदमी के खाते में डालना भी बहुत मुश्किल होता है एंड देन अगर एक आदमी गलती कर दे तो फिर गालियां सबको पड़ती है। ये यही कारण है कि रेडर्स यहाँ पे क्रेडिट ले जाते हैं। एग्जैक्टली, तो रेडर ज्यादा क्रेडिट ले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी बात है यहाँ पे जो संभव सर ने रखा है टूर्नामेंट के अंदर, डेली एवरी मैच में बेस्ट डिफेंडर और बेस्ट रेडर दोनों को हम दोनों को अवार्ड दे रहे हैं, चेक देते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। ये प्रोत्साहन देने के लिए दोनों को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने रेडर को ही प्रोत्साहन कर रहे हैं, डिफेंडर को नहीं कर रहे, दोनों को कर रहे हैं, एवरी मैच में कर रहे हैं। और उससे हम बहुत अच्छी लोगों को बात भी है। बीइंग अ टीम ओनर पता चलता है ओ ये डिफेंडर अच्छा है, हाँ। ओ ये रेडर अच्छा है, क्योंकि रेडर तो सबकी नजर में आ ही जाता है कि अच्छा ये स्कोर कर रहा है, Yes. बट डिफेंडर हमें जब चेक मिलता है उससे पता चलता है ओ ही हैज द मैक्सिमम टैकल पॉइंट्स। डेली हो रहा है वो, Yes, डेली yes, yes. प्राइज मिल रहा है
उसको। तो आपकी टीम, जैसा कि हमने ऑफ कोर्स आपने बदलाव किए होंगे सीजन 1 सीजन 2 में, वो खास बदलाव जो आज बेहतर परफॉर्म कर रही है, कुछ ऐसे बदलाव बताएं जो आपने टीम में करे हो सीजन 1 के कंपैरिजन? सीजन 1 कंपैरिजन में हमने कोच पे काम किया है। दूसरा हमने ये साल सभी मोस्टली सभी टीम ने किया है, मेंटर और एडवाइजर ऐड किए हैं जो कि लास्ट सीजन में नहीं थे। तो वहाँ से थोड़े से आइडियाज़ मिल रहे हैं, टीम पे काम किया है, तो सभी टीम अपने अपने लेवल पर बेस्ट कर रही हैं और सभी इस आइडिया को साथ में लेकर चल रहे हैं। यूपीकेएल को एक राज्य तक सीमित ना रख के ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए आपकी क्या रोड मैप है? सबसे पहले मैं जो आपने क्वेश्चन तेजपाल जी से करा था, एक पॉइंट उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जो हम सब लोग बचपन से जानते हैं, है ना। मतलब मैं खुद क्रिकेट खेलता था, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं स्कूल में कहीं ना कहीं कबड्डी खेले हैं। तो बस उसे थोड़ा सा प्रमोशन और मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो कबड्डी हो गया, जो जैसे रेसलिंग है, कबड्डी है, जो अपनी मिट्टी से जुड़े स्पोर्ट है, बहुत थोड़ा सा प्रमोशन की जरूरत है। वही काम हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कबड्डी एक ऐसा, शायद ही कोई ऐसा होगा जैसा कि आपने कहा जिसने ना खेला हो, ना सुना हो इस खेल के बारे में। लेकिन जब हम माटी में वो चीज को खेल रहे होते हैं ना, अपने घर में खेल रहे होते हैं, उसके रूल्स अलग हो जाते हैं। करेक्ट। थोड़े मैच करते हैं, लेकिन जब वो मैट तक पहुंचती है तो वो लोगों को समझ में नहीं आता, वो टर्म्स समझ नहीं आते जो टर्म्स यूज किए जाते हैं मैट पर। माटी वाला तो यही है कि कबड्डी कबड्डी बोल के भैया पकड़ो, ये चीजें होती है। डिफेंडर और मेरे को लगता है कि जहां तक रेडर्स और डिफेंडर से ज्यादा वो समझ नहीं पाते होंगे। It took me one entire season to understand what's black line, what's bonus point, what's super raid, super tackle, this. That's why मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों में, क्योंकि अभी हम यूपीकेएल की बात करते हैं, आपने कहा आप देश तक ले जाएंगे उस चीज को, लेकिन अवेयरनेस फैलाने के लिए गेम के बारे में वो भी एक रोड मैप बहुत जरूरी है। हाँ, तो जो हमने जो लीग इस तरह से कर रहे हैं, तो लोगों को वो मतलब जागरूकता लाने के लिए, जो आपने बताया ना, रूल्स पता लगे। जैसे आज टीवी पे लोग देख रहे हैं तो समझ में आता है कि रूल्स भी इसमें किस किस तरीके के हैं। तो अच्छा आपने क्वेश्चन करा। ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए रोड मैप आप बता रहे थे। देखिए, ग्लोबल लेवल को लेके हम लोग की और भी कई तैयारियां हैं। ठीक है, ये लीग तो हम ले जा ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग का अगर आप देखोगे ब्रॉडकास्ट लगभग 175 कंट्रीज इसे पूरे टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग एज अ ऑर्गेनाइज़र, एज अ कबड्डी प्रमोटर, हम लोग एक लीग और शुरू कर रहे हैं, वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग। ठीक है, जिसमें हमारा 20 फेडरेशंस के साथ 20 कंट्रीज़ के प्लेयर खेल रहे हैं। तो उस पर अभी काम चल रहा है, इनिशियल लेवल पे सारी तैयारी हो चुकी है। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने उसे सैंक्शन करा है। तो उसमें आपको ईरान के भी प्लेयर देखने को मिलेंगे, जापान के भी देखेंगे, इंडिया के भी मिलेंगे। तो ये एक हम मुहिम लेके आ रहे हैं, क्योंकि कबड्डी बहुत फास्ट स्पोर्ट है ना। तो आप देखो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स से लोग पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग मैच देखने आते हैं, वो अगले दिन फिर देखने आते हैं। क्यों? उन्हें मैच देख के बिल्कुल एक फील आता है कि नहीं, फास्ट है, रिजल्ट चेंज हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो ग्लोबल भी मुझे लगता है कि बहुत सक्सेस होगा। और जैसे आप देखते हो, बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट्स कबड्डी है, एशियन कंट्रीज तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो उस लीग को भी हम लेके आ रहे हैं। ओलंपिक्स में ले जाने का सोचा है? हाँ, ओलंपिक में ले जाने को लेकर हमारे गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और आप एक चीज़ देखना, आज क्रिकेट हम लोग का इंडिया टीम बहुत अच्छा खेलता है, तो एक फैन बेस बन जाता है। ऐसे कबड्डी भी हमारा इंडिया टीम बहुत अच्छा खेलता है। सीजन 1 के कंपैरेटिवली आपको सीजन 2 में फैन बेस बढ़ा हुआ नजर आया? बिल्कुल बढ़ा हुआ नजर आया, बहुत बड़े लेवल पर, है ना। यूपीकेएल का भी और सभी टीम का भी एक बड़े लेवल पर बढ़ रहा है, और एक्सपोजर भी बढ़ा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, और फ्रेंचाइजी ओनर्स का मतलब एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सीजन 2 में। जैसे आज आप देखोगे कि हमारे यहाँ मथुरा नोएडा से दूर पड़ता है, सर्दी हो रही है इतनी, वहाँ से 500-500 लोग आते हैं जाते हैं, तो और इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या होगा इस पूरे इतने ठंड में। हाँ, इस पूरे सफर में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? देखिए, चैलेंज, अब कबड्डी जैसा स्पोर्ट है, थोड़ा चैलेंज तो है ही। जैसे मैनेजमेंट पार्ट पे भी चैलेंज होते हैं, है ना। बहुत सारे टेक्निकल ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिस पे काम करा जा रहा है ना। जैसे हम लोग इंटीग्रिटी पे बहुत काम कर रहे हैं, तो उसे चैलेंज नहीं कहेंगे, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। बिल्कुल, है ना। तो वो हम लोग, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है, हमारे फ्रेंचाइजी ओनर्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमारी फेडरेशन भी उस चीज़ पे काम कर रही है, जो यूपी कबड्डी एसोसिएशन है। तो चैलेंजेस हैं, बट उसे धीरे धीरे करके दूर करा जा रहा है। एक सवाल ये भी आता है कि फिटनेस बहुत जरूरी है कबड्डी में। मैं एक लास्ट वाले पॉइंट पर कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा, अवेयरनेस वाली पे, जो संवर साहब शायद भूल गए। जब यूपीकेएल सीजन 2 स्टार्ट हुआ था, मैच से पहले एक ट्रॉफी टूर हुआ था, जिस ट्रॉफी टूर में जैसे 12 टीमें हैं, तो 12 सिटीज़ में वो ट्रॉफी गई थी। वहाँ पे उद्घाटन हुआ ट्रॉफी का, जर्सी इनॉग्रेशन किया अवेयरनेस के लिए, मीडिया पब्लिसिटी के लिए उधर का,
और जितने भी वहाँ के लोग थे, जैसे मथुरा की बात की अभी, तो जब मथुरा गई थी तो मथुरा के जैसे जो धार्मिक स्थल था वहाँ पे ट्रॉफी को ले जाया गया, वहाँ पे उनका शुरुआत के लिए वहाँ पे उसको स्टार्ट किया गया, वहाँ से अवेयरनेस आई। वैसे ही जैसे पूर्वांचल हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, बिल्कुल या यमुना का हुआ, तो ऐसे हर सिटी में ले जाया गया था ट्रॉफी टूर को, मतलब ट्रॉफी को। तो उससे एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और बहुत ज़्यादा रीच हुई और कल्चर को दिखाया गया उसमें। हाँ, वहाँ के कल्चर को भी, और उससे जो जिस टीम को जो सिटी मिला था वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा अपना टीम के साथ में, लोकल लोगों के साथ में एक प्रोमो रखा, टीम का ट्रॉफी टूर हुआ, जर्सी रिवील हुआ सभी का, और वो एक टूर्नामेंट से पहले ही एक बड़े लेवल पे यूपी के लोगों की नज़र में आया, उनको पता चला कि यूपी खेल भी कुछ है, ये कोई कबड्डी लीग भी है, और उससे बहुत फायदा हो रहा है, सभी को पता भी चल रहा है। कंक्लूडरी स्टेटमेंट ये था पूरे ट्रॉफी टूर का कि जिस भी शहर में, क्योंकि 12 शहर की 12 टीम्स हैं, तो जिस भी शहर में ट्रॉफी पहुंचती थी, सारे खिलाड़ी, सारे ओनर्स, उन ओनर्स के सपोर्टर्स वहाँ पे भारी तादाद में मौजूद होते थे ट्रॉफी को वेलकम करने के लिए। पूरे जोर शोर से गाजे बाजे के साथ ट्रॉफी का वेलकम होता था। ट्रॉफी, कई लोगों ने राज तिलक किया, किसी ने गंगा स्नान कराया, किसी ने ट्रॉफी को पूरे शहर में रोड शो किया, पूरे शहर में घुमाया। तो इससे क्या होता है कि एक जब शोर होता है, जब हल्ला होता है, तो पूरी दुनिया में लोगों को कुछ पता चलता है। एक छोटी सी अगर हम रैली भी निकालें, कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो जैसे ब्रज वाले ने एक फुल पेज जो है कि एडवर्टीजमेंट दिया था, विच इज अ वेरी बिग थिंग कि अब ट्रॉफी आ रही है हमारे शहर। पूर्वांचल पैंथर्स वालों ने भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, वहां पर हम लोगों ने ट्रॉफी को गंगा स्नान करवाया था, और गंगा में काफी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, गंगा के आसपास के शहर को, मिर्जापुर को। यमुना वालों ने तो कुछ अलग ही, यमुना वालों ने तो इतना यूनिक वेलकम, सबसे क्लासी, सबसे रिचेस्ट, मतलब जो सबसे HNI वेलकम होता है करना भी था, नाम ही ऐसा रखा इन्होंने, एकदम माटी से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। हमारा हमको सिटी जो अलर्ट हुआ आगरा था, यस और आगरा में आगरा की एक अपने आप में ताजमहल है आगरा के अंदर, यस ताजमहल को भी दिखाना है, सिटी को भी बताना है, लोगों को बताना है, फुल प्लान स्ट्रेटेजी बनाई। फुल प्लान। Definitely. And it was, मतलब I was part of trophy tour, so I must say कि we were so welcomed everywhere. Everybody was so happy seeing the trophy and organic public. मतलब अगर ट्रॉफी हमने अयोध्या में कहीं पोडियम पे रखी है, तो ऑर्गेनिक पब्लिक आके ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचा रही है, आस्किंग अच्छा यूपी खेल। अ लॉट ऑफ पीपल वर अवेयर ऑलरेडी अबाउट यूपी खेल कि अच्छा उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग कब से आ रहा है, दिस एंड दैट। सो दैट वाज अ वेरी गुड मार्केटिंग कैंपेन। आई थिंक सो कि दैट विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द व्यूअरशिप। तेज जी, अगर हम बात करते हैं आपकी टीम की, तो आपकी टीम में एक्स फैक्टर आप किस चीज़ को देखते हैं कि इस बार ये एक ऐसा फैक्टर है जो मेरी टीम को जिता सकता है? एक्स फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो अभी तो लीग के मैच चल रहे हैं, और काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं हम, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, और कोचेज भी, प्लेयर्स भी सभी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, और वो एक एक्स फैक्टर है कि हम लोग और आगे जाएंगे, और लीग के साथ भी अच्छा होगा, लीग भी आगे जाएगी और हमारी टीम भी आगे जाएगी। दीपिका जी, आप बताना चाहेंगे अपनी टीम का एक्स फैक्टर? एक्स फैक्टर मेरी टीम का सबसे बढ़िया यही है, जो हर कोई अप्रिशिएट करता है, कि मेरी टीम डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। एक मेरे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई एक प्लेयर की, जो रेडर मेरे साथ था, ही जस्ट रिजाइंड ऑन द लास्ट मोमेंट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल प्रेशर्स। तो अदरवाइज मेरी टीम बहुत पावर पैक थी, वो प्लस फर्स्ट 4 में खेलती, लेकिन डिफेंस हम लोगों का बहुत स्ट्रांग था, तो डिफेंस तो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। बट रेडर्स में भी मेरे पास एक बहुत अच्छा रेडर है। आप ये तो नहीं कह रहे कि अर्नब जी के रेडर को आप बहुत बढ़िया संभाल लेंगे? आपका एक्सपेक्ट, हाँ अर्नब जी, फिर तो आपका एक्सपेक्टर रेडर ही होगा। तो डिफेंस हमारा काफी अच्छा है, बट देन अलाइनमेंट हमारी टीम का ओवरऑल बहुत अच्छा था, और बस कहीं कहीं जगहों पर, क्योंकि जैसे संभव सर ने बताया कि मोहम्मद अमान करके एक लड़का है जो निकल के आया पिछले सीजन से, और काफी उसको प्लेटफॉर्म मिला नेशनल पे। ऐसे ही मेरी टीम से भी एक लड़का था उदित करके, जो कि ग्रेड सी से मैंने उसको लिया था, एक्सीलेंट परफॉर्मर है। जो आप उसकी डुबकी देखिए, आप उसका फास्ट पेस देखिए, वेरी क्विक मोमेंट, तो काफी अच्छा रेडर है। उसने इस सीजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई रिटेन्ड हिम लास्ट ईयर। तो रेडर, ही वाज एक्सीलेंट रेडर, बट ऑब्वियसली ही इज कैटेगरी सी, ही हैज लेस एक्सपीरियंस। अभी वो सीख रहा है, अभी वो नेशनल्स के पड़ाव पे, कल ही उसने जूनियर्स का नेशनल, मतलब जूनियर्स का ट्रायल दिया है, एंड लकीली ही गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो। ही प्लेड इन PKL ऑल्सो, लाइक आई थिंक पिंक पैंथर्स टीम के लिए ही वाज अलॉटेड।
तो ही इज परफॉर्मिंग गुड, बट देन आई नीड सम एक्सीलेंसी इन ए कैटेगरी ऑल्सो एज अ रेडर। संभव जी, अमान की बात करते हैं, जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट अमान और ओमान, मोहम्मद अमान, हाँ। अमान, उस प्लेयर को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचते देखा है यूपीकेएल के जरिए? देखिए मेरे पास जब वो प्लेयर आया था, किसी कोच ने बोला था, क्योंकि वो लड़का डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला था, है ना, तो कोच ने बोला था अच्छा लड़का है, इसे ऑक्शन तक कैसे भी करके ले जाओ, तो हमने उसे उस कैटेगरी में डाला था जो हमने टैलेंट कोटा रखा है। लेकिन वो हमारे बेस्ट ट्रेडर बना टूर्नामेंट का, है ना, तो हाँ डिफेंडर बना, है ना, तो उसके बाद आप देखो पीकेएल में भी गया, ठीक है, इंडिया कैंप में भी गया, उसने परफॉर्मेंस इतना अच्छा करा, मतलब अगर उसने परफॉर्मेंस करा तो वो आगे उसका करियर उसी लेवल पे मतलब बढ़ा। तो यूपीकेएल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से डायरेक्ट, जैसे आज आप देखो कि यूपी का कबड्डी काफ़ी बढ़ा है यूपीकेएल आने के बाद। अब की बार ऐसी एक लड़का हमारे पास उदय डबास था, लास्ट ईयर भी खेला था, बट इस साल उसका परफॉर्मेंस देखोगे ना गजब है। एक रेट तो उसकी ऐसी हुई है कि बहुत ही अलग हुई थी उस दिन। तुषार कपूर भी आए थे, वो भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे, वो उन्हीं की देखा था मैंने वो टीम के हैं, तो वो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुई। तो इस तरह का ही मतलब हम लोग का विजन है कि टीवी पे जब इस तरह की रेड देखने में आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सीजन वो लड़का यहाँ से क्लिक कर जाएगा। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, मैं अभी ऑफिशियली नहीं बोल सकता, बट ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो ऑलरेडी क्लिक कर चुका है। आपका ग्लोबल लेवल का जो विजन है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है उस चीज हाँ की, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं कि जब लीग की बात हो रही है तो सिर्फ टीम के ऊपर पैसा लगाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसकी भविष्य के बारे में भी फिर प्लानिंग करनी पड़ती है। एज एन ऑनर, आपने फाउंडर हैं, आप शुरुआत करी है, तो भविष्य को कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि पैसा लगा दिया या फिर मैच खत्म हुआ तो सब खत्म, ऐसी चीज़ें ना हो, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ट्रेनिंग के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग आफ्टर द मैच, आफ्टर द लीग, फॉर प्लेयर्स, हाँ बिल्कुल, कि साल भर उनकी ट्रेनिंग अच्छी चले। देखिए प्लेयर्स को लेके हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा जो काम करना चाह रहे हैं, एक तो एकेडमिक पे काम करना चाह रहे हैं हम लोग, कुछ एकेडमीज के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे प्लेयर इसमें से जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं वो चूज़ करके उनका एटलीस्ट ईयरली जो एकेडमिक कॉस्ट है, या उनका जो एक प्लेयर के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हम स्पॉन्सरशिप करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं हमारी। फिर हम लोग का कुछ प्लानिंग ये भी है कि कुछ एंटी करप्शन से रिलेटेड जो क्लासेस होती हैं वो थोड़े लंबे सेशंस करे जाए, 15-15 दिन के करे जाए, क्योंकि खिलाड़ियों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे 3-4 फैक्टर्स हैं जो हम लोग को मतलब कबड्डी में नए चेंजेस लेके आएंगे। बीइंग अ टीम ऑनर, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगता है क्या होती है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर का हेल्थ, कि कहीं उसको चोट ना लगी हो, फ्रैक्चर ना हो, या एंकल में ब्रेक ना हो, ये चीज़, और उनका डिसिप्लिन, क्योंकि प्लेयर्स है उनका प्रैक्टिस डेली होना चाहिए। कभी कभार ऐसा हुआ है कि अनुशासन में और तेजी में हो गया, भिड़ंत हो गई? हुआ तो होता तो सबके साथ ही है, बट कोई बोलेगा नहीं। उस सिचुएशन में डिसिप्लिन ही काम लाता है। मैं हाँ बस, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं तो आप खेल भी नहीं पाओगे, और आप खुद नहीं खेलोगे तो दूसरे भी नहीं खेल पाएंगे। सबसे गुस्से वाला खिलाड़ी आपको कौन लगता है अपनी टीम में, जो भूल जाता है एक बार के लिए अनुशासन? मैं एक्चुअल में मैं अपने आप को ही काउंट कर लूंगा। वैसे तो मेरी टीम में कोई ऐसे गुस्से वाला खिलाड़ी है नहीं अभी, सारे नरम 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 दिल वाले हैं सारे। लेकिन नाम तो पैंथर है। नाम हमारा है ना। टीम हमें रिप्रेजेंट करे या हम टीम को रिप्रेजेंट करें, हमारे लिए वो एक ही चीज़ है। कौन सी ऐसी चीज लगती है आपको कि आपकी टीम जाएगी इस बार, बढ़िया मस्त परफॉर्म कर रही है और लेके जाएगी ट्रॉफी? इस बार तो मेरे लिए ही फर्स्ट सीजन है, तो मेरे लिए ही सीख का सीजन है ये। तो पहले नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे। मतलब इस साल नहीं लेके जा रही है? नहीं। इस साल मिर्जापुर ने मात दे दी। तो मिर्जापुर ऊपर आने के लिए क्या कर रही है? मिर्जापुर ने बहुत जी तोड़ कोशिश की ऊपर आने के लिए, लेकिन आई मस्ट से कि पिछली बार हम 8 टीमों में 8वें थे, इस बार हम 12 टीमों में 12वें नहीं है। ये हमारी बहुत अच्छी कोशिश है। यानी कि नीचे से आके ना खजूर की हुई है ना जमीन की हुई है, अटक गई है। आसमान से हम टपके तो है पर अभी खजूर में अटक गए। तो विद इन अ वाइल विल ट्राई नेक्स्ट ईयर टू गेट अ बेटर अलाइनमेंट। बट मतलब एज अ लीग ओनर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, गंगा की टीम का जो पहले सीजन जिस तरह का परफॉर्मेंस था, इस सीजन मतलब आप कह सकते हो कि 10 टाइम्स इम्प्रूवमेंट हुआ है। डेफिनेटली हाँ हाँ, यस लड़कों मतलब जो प्लेयर्स में पैशन और मतलब अच्छा एटलीस्ट
फाइट कर रही है, बहुत नज़दीक जाके हार रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तेज सर, टीवी की ऑडियंस या स्टेडियम की ऑडियंस? दोनों दोनों स्टेडियम का पहले और टीवी का भी, दोनों ही है। क्योंकि स्टेडियम में शोर नहीं मचेगा तो टीवी पे कहाँ से संभव जी, बिगेस्ट लर्निंग मैं आपके लिए कहूँगी एज एन ऑनर सीजन 1 से सीजन 2 को लेकर। लर्निंग यही है कि मतलब मतलब लर्निंग कह सकते हो या इम्प्रूवमेंट कह सकते हो। जैसे सीजन 1 में हमने बहुत सारी, हमें लगता है कि कमियां रहीं। जैसे हम लोगों ने इस बार एरिना में बहुत काम करा, लाइट्स में बहुत काम करा, जो चीज़ें और लीग को बड़ा बनाने के लिए। तो मतलब डेवलपमेंट सीजन 1 में जो हमने कमियां देखी, तो वो हमने सीजन 2 में उसे लर्निंग मान लो ठीक करने की कोशिश करी है। गांव के वो बच्चे जो अभी आपका इंटरव्यू देखेंगे, सुनेंगे जो आपको, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, या फिर अगर वो आपके यूपीकेएल में शामिल होना चाहते हैं तो वो क्या रास्ता होगा? देखिए, मैं उनके लिए तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, आज के टाइम पे एक पेरेंट्स का डर होता है, ठीक है, मतलब ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है कि हमारा बच्चा खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा, नौकरी नहीं लग रही। आज के टाइम पे खेलों से सबसे ज़्यादा नौकरी भी लग रही है, ठीक है। और आज आप देखोगे कि आज यूपीकेएल आया, ठीक है, यूपीकेएल में तेजपाल जी और ये जितने भी ओनर्स आए हैं, ये लोग एक पैसे खर्च करते हैं, है ना। अब की बार यूपीकेएल में जो ओवरऑल पर्स लगभग इन्वॉल्वमेंट था वो लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा का था। तो आप लगा लो कि एक एक खिलाड़ी को पैसे भी मिल रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए और खिलाड़ी के लिए एक मोटिवेशन आ गया कि ठीक है, आप यहाँ भी खेलोगे तो आपके लिए एक कमर्शियल मौका है। क्योंकि एट द एंड रेवेन्यू पे बात आती है। देखो क्या होता है, आज एक खिलाड़ी है, ठीक है, अब वो खिलाड़ी को अगर कुछ मिल नहीं रहा पूरे साल, तो उसके पेरेंट्स भी ये बोलेंगे, तो वो उसका डिमोटिवेट वहीं से होने लगता है खिलाड़ी, ठीक है। तो मेहनत क्या करेगा, फिर वो नौकरी ढूंढता है, छोटी मोटी नौकरी करना। तो अब बताओ ना, अगर वो दिन में 10 घंटे नौकरी कर रहा है तो वो कैसे मेहनत करेगा। तो एक मैसेज देना है कि जिस तरह से इंडिया का स्पोर्ट्स बढ़ रहा है, ठीक है, और जिस तरह से कबड्डी बढ़ रहा है, तो उनका फ्यूचर तो सेफ है, लेकिन उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मेहनत करनी है। ना आज के टाइम पे इंडिया के स्पोर्ट्स में कमी है, ना इंडिया में इन्वेस्टर्स की कमी है, ना कबड्डी के, जिस तरह से कबड्डी बढ़ रहा है, तो प्लेटफॉर्म है, सिर्फ उन्हें मेहनत करनी है। और हम लोग के अलावा और भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं, कई लीग्स लाई जाए, तो एट द लास्ट उस सबसे खिलाड़ियों को ही फायदा होना है ना। जैसे आज आप देखो कि क्रिकेट की हर राज्य में एक लीग आई, तो आज यूपी स्टेज फियर होता है। इवन मुझे तो किसी ने, एक ओनर थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे यहाँ के बच्चे, मतलब बच्चे गांव के ही होते हैं, कि पहले सीजन में कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने कभी लाइट के बीच में नहीं खेले। तो वो उस तरह की लाइटें होती है, वो लाइट देख के एकदम। अच्छा, जब आपने यहाँ बात की लाइट की, तो एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि गांव के बच्चे उठ के आते हैं बेसिकली, तो माटी से मैट तक खेलने में क्या फर्क आता है? जो बच्चे माटी में खेल कर आए हैं, गांव के अखाड़े में खेले हुए हैं, उनको अब मैट पर हम लेकर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको भी कोई परेशानी होती है? आजकल जो कबड्डी भले मिट्टी में कहते हैं, मिट्टी में वो प्रैक्टिस करते हैं, बट मैट पे वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जितने छोटे टूर्नामेंट अकेडमी में उनको ये चीजें मिलती हैं। हाँ, मैट पे, मैट की फैसिलिटीज हर एकेडमी में है, तो मैट पे तो वो खेल के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर क्या हो जाता है, इतना क्राउड है, इतना, मतलब एक होता है ना, ओनर्स का भी प्रेशर रहता है कि टीम जीतना है, वो प्रेशर यहाँ पे आके उन्हें हैंडल करना होता है। तो अगर वो हैंडल कर जाते हैं, तो इसी तरह की लीग्स उन्हें बड़ा बनाती है ना। कल वो और बड़ी लीग में जाएंगे तो एटलीस्ट उनके लिए एकदम से सरप्राइज नहीं हुआ कि एकदम से धीरे 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 करके उनका लेवल अप हो रहा है। जैसा कि कबड्डी पहले से ही फेमस खेल था, ऐसा नहीं है कि बहुत नया है, लोगों में चर्चित भी था, तो यूपीकेएल को स्टार्ट करने की ज़रूरत आपको ऐसा क्यों लगा कि ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरत इसलिए थी कि कोई भी स्पोर्ट है, जब तक आप उसकी मीडिया, मार्केटिंग और कमर्शियल नहीं होगा, तो है ना, जैसे आज हमारे यहाँ प्लेयर्स को एक बोली लगती है, बिकते हैं, तो कमर्शियल वैल्यू आना बहुत ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए। फिर जब तक प्लेयर दिखेंगे नहीं, जैसे आज मोहम्मद अमान जैसे कबड्डी प्लेयर बहुत छोटे छोटे टूर्नामेंट्स खेलते थे, बट वो कहीं दिखते नहीं थे। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म आया, पूरी दुनिया देख रही है, तो कई बड़े बड़े कोच भी स्काउटिंग करने लगे यहाँ से। इवन लीग में आके भी वो देख के जाते थे कि कौन सा लड़का अच्छा है। जैसे कल हमारे यहाँ शेखावत जी है, जो इंडिया के सबसे बड़े कोच है कबड्डी के, तो उन्होंने भी कोई एक आध बच्चा देखा, उन्होंने बोला ये बच्चा बड़ा अच्छा था, मैं नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा किसका नाम लिया था। तो ये एक स्काउटिंग प्लेटफॉर्म भी हो गया ना। मोहम्मद अमान के अलावा आप कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताएं जो यूपीकेएल के जरिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, आगे जाने की उम्मीदें? भाई, जैसे मैंने आपको एक नाम बताया, उदय डवास है, एक लड़का ऋतिक है, ठीक है, तो ये 2-4 लड़के जो बहुत अच्छा करे, और जो लड़के ऑलरेडी अच्छे भी रहे ना, उन्हें भी लगातार प्लेटफॉर्म की ज़रूरत
रहती है, क्योंकि दिखते रहना तो ज़रूरी है ना। जैसे हाँ, आपसे अगर मैं सवाल करूं अर्नब जी, तो आप क्या सोचते हैं कि एक टीम का ऑनर होना ज़्यादा मुश्किल है या फिर प्लेयर होना ज़्यादा मुश्किल है? मेरे लिए तो टीम का प्लेयर होना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? टीम का प्लेयर होना इसलिए मुश्किल है, जैसे जो नए लड़के आते हैं खेलने के लिए, उनको काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है कि कैसे मैट पे, जैसे नॉर्मल लाइटिंग के लिए, कि जब नए अखाड़े के प्लेयर्स डायरेक्ट मैट पर आते हैं, लाइटिंग देख के उनके अंदर थोड़ा वो रहता है कि कैसे परफॉर्म करेंगे, या कुछ नर्वसनेस रहती है उनके बीच, तो वो वाली चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टीम का ओनर इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट पार्ट, टीम प्लेयर इज़ अ डिफ़िकल्ट। लीग्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप यूपीकेएल को एज अ टीम ऑनर कितना डिफरेंट देखती हैं बाकी लीग्स से, और कितना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए यूपीकेएल? देखिए, जब यूपीकेएल मैंने ज्वाइन किया था तब देश में कोई भी स्टेट कबड्डी लीग इतनी बड़ी नहीं थी। स्टेट कबड्डी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जा रहा था, विच वॉज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि हरियाणा, जब हम पहले भी कहते थे इस चीज़ को कि पीकेएल में हरियाणा काफ़ी डोमिनेट करता था, तो हमारी टैगलाइन भी यही थी कि अब खेलेगा उत्तर प्रदेश, अपना भारत। हाँ, अपना भारत अपना खेल, अब खेलेगा उत्तर प्रदेश। तो ये, और फिर जब मैं पंजाब वगैरह साइड गई और काफ़ी लोगों को मैंने देखा, तो पंजाब में भी यही था कि उनके प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर स्टेट को, क्योंकि जब आप स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको लगता है हमारे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा, जब आप नेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको लगता है कि तो क्या यूपीकेएल में बाकी स्टेट्स के भी प्लेयर्स होंगे? डेफिनेटली 2 सीजन के बाद सर ने जो लीग कमेटी है उन्होंने हमें कमिट किया है ये चीज़ कि हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स और नेशनल प्लेयर्स को भी लेकर आएंगे, जो कि लीग का एक ग्रेंजर बड़ा करेगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि डेफिनेटली हरियाणा में टैलेंट ज़्यादा था और हरियाणा ने उस चीज़ को बूस्ट दिया था, बट धीरे धीरे बाकी स्टेट में भी एक एंथुजियाज्म बढ़ा। एंड यूपी, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज्य है, मतलब यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे टैलेंट ऑटोमेटिकली क्वांटिटी में ज़्यादा है एंड एक्सपोजर कम था। तो उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के आने से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को बहुत मौका मिला है। एंड इस बार आप देखेंगे कि चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो जूनियर नेशनल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो पीकेएल हो, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को यहाँ से निकलने के बाद एक अलग टाइप की लैमलाइट मिली है। तो आई डेफिनेटली थिंक कि जो यूपीकेएल एज अ स्टेट लीग आया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, और यूपीकेएल ने जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जितने अच्छे स्पॉन्सर्स हम लोग लेकर आए, जितने अच्छे ब्रांड्स ने हम पे ट्रस्ट किया, उस वजह से बाकी स्टेट्स भी अपनी लीग प्लान करें। जैसे मे बी आई थिंक सो बिहार इज ऑल्सो प्लानिंग समथिंग, मे बी हरियाणा इज ऑल्सो प्लानिंग समथिंग। तो अब क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिला है एज अ स्टेट लीग, हमें जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है उससे यूपीकेएल हमेशा स्टेट लीग्स में आगे चलता रहेगा। तो दैट इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यूपीकेएल। तेज सर, जब आपकी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होती है, कोई मैच हार गई, उस चीज़ को बीइंग अ टीम ऑनर आप किस तरीके से लेते हैं, कैसे अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं? देखो, ये तो खेल का पार्ट है, टीम का हिस्सा है। अगर कोई मैच हार भी जाते हैं या मैच जीत रहे हैं, हम लोग मैच हार रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलती है, खिलाड़ी है, होती रहती है, लेकिन उसको दोबारा नहीं दोहराना है, और दोबारा नहीं दोहराना है, और फिर उसी पे काम करके अगला मैच जीतने की पूरी तैयारी करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैच हार गए तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो क्वेश्चन है, लेकिन उसको सुधारना है, वो गलती दोबारा नहीं करनी है, और उसी के बेस पे हम लोग अगला मैच अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल लूँगी आपसे, उसके बाद में रैपिड फायर कर लेंगे थोड़ा सा। मेरा सवाल आपसे आखिरी बार ये है कि ब्रॉडकास्ट और डिजिटल रीच को आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसमें? आपने बार बार जिक्र भी किया इस चीज़ का। देखिए, किसी भी स्पोर्ट को या किसी भी आईपी को व्यूअरशिप बड़ा बनाती है। आजकल डिजिटल आने से उसे बहुत जल्दी वायरल करा जा सकता है, व्यूअरशिप बहुत जल्दी बढ़ाई जा सकती है, और घर घर तक बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है ना। तो व्यूअरशिप हमारी तो बहुत ही अच्छी जा रही है। जैसे अगर मैं आपको अभी बताऊं कि अभी हमारा एक इंस्टाग्राम पेज चलता है, ठीक है, उसके हमारे लास्ट 15 डेज़ की जो रीच गई है वो लगभग 12 मिलियन गई है। तो ये सारे नंबर्स बताते हैं कि कबड्डी को लोग बहुत देख रहे हैं। तो डिजिटल और व्यूअरशिप का तो बहुत बड़ा रोल है। किसी भी आईपी को, अगर मैं कमर्शियल बात करूं तो आज कोई भी इन्वेस्टर आएंगे या स्पॉन्सर्स आते हैं या ब्रॉडकास्टर्स आते हैं, तो वो यही देख के आते हैं कि इस लीग का व्यूअरशिप कितना है। तो व्यूअरशिप मैटर करता है। कोई ब्रांड क्यों यूपीकेएल जैसे स्टेट पे पैसा लगाए? देखिए, सबसे पहले तो व्यूअरशिप अच्छा आ रहा है।
आप इमोशंस देखो, कई बार टेंजेबल वैल्यू आती है, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर पूरा का पूरा कम्युनिटी स्पोर्ट है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, और कबड्डी मासेस का स्पोर्ट है ना, गांव-गांव का खेल है, तो बहुत जल्दी रीच, जैसे एक आप देखोगे एक गांव का एक बच्चा इस लीग में खेलता है ना, तो पूरा का पूरा गांव उसका फैन हो जाता है, पूरा का पूरा गांव उस लीग को देखने लगता है, वेन्यू पे आने लगता है। तो और किसी ब्रांड को क्या चाहिए जहाँ पे इमोशंस भी कनेक्टेड है। मैंने आखिरी सवाल बोला था, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से मैं ये सवाल लेना चाहूंगी, यूपीकेएल को आप अगले 3 साल में कहाँ देखते हैं? यूपीकेएल को अगले 3 साल में, यूपीकेएल को भाई 3 साल में हम तो बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं यूपीकेएल में पूरे इंडिया के, दुनिया के भी प्लेयर आके खेलें। आपका पहला सीजन है, पूर्वांचल पैंथर्स को कहाँ देख रहे हैं आप 3 साल में? नेशनल लेवल पर। टॉप पर। वेदिका जी? सो बेसिकली इसमें मेरे 2 पर्सपेक्टिव हैं। अगर मैं एज अ लीग सोचती हूँ, उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, तो डेफिनेटली मुझे इतना अच्छा पोटेंशियल दिखता है, बिकॉज हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा बड़ी एडवांटेज है प्लेयर्स की, क्योंकि राज्य अगर छोटा हो तो टैलेंट कम हो जाता है। लेकिन जब मैं देखती हूँ, बिकॉज बीइंग अ टीम ओनर, लोग पता नहीं प्लेयर्स कहाँ कहाँ से ढूंढ के दे DM मी कि मैम वी नीड अपॉर्चुनिटी दिस दैट, तो मैं देखती हूँ कि A-B-C कैटेगरी तक हम लोग अभी तक सीमित हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टैलेंट है यूपी में जो अनएक्सप्लोर्ड है। तो हम लोग, और जहाँ पे टैलेंट होगा वहाँ पे व्यूअरशिप अपने आप आएगी। इसका एक, बिकॉज यू आस्क फॉर द व्यूअरशिप, मेरे खुद के सोशल मीडिया के नंबर्स आर क्रॉसिंग इन मिलियंस, और हमारे जो प्लेयर है अगेन उदित, तो उदित जैसे हम आज की पूरा जनरेशन जो है हमारा, वो सोशल मीडिया जनरेशन है। तो उदित करके जो हमारा प्लेयर है, वो ओनली ही हैज़ ऑलमोस्ट 5,000 और 6,000 फॉलोअर्स, बट आप कोई भी अगर उनकी रील देखेंगे या कोई भी उनका कंटेंट देखेंगे, इट मिनिमम रीचेस 100K 200K एंड रीचेस टिल मिलियन। तो वहाँ से परफॉर्मेंस, क्योंकि जब परफॉर्मेंस देखते हैं तो फैन फॉलोइंग बढ़ती है, वहीं से व्यूअरशिप बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीकेएल डेफिनेटली टैलेंट की वजह से ग्रो करेगा। यमुना योद्धा शीतलता पे चलेगी या तेजी आएगी? दोनों के साथ चलेगी। दोनों के साथ चलेगी। 3 साल में कहाँ देख रहे हैं? 3 साल में अगर मैं यूपीकेएल को देखूं, वो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म 100% बनेगा। और अगर मैं यमुना योद्धा को देखता हूं, तो हम भी यूपीकेएल के साथ में एक नेशनल लेवल पे और पूरे जितने भी अपने स्टेट्स हैं उनके खिलाड़ी के साथ एक बड़े लेवल पे हमारा पूरा प्लान है, और 100% वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, एक रैपिड फायर संभव जी आपके साथ कर लेते हैं, टाइम की कमी है हमारे पास में। कुछ शब्दों में मैं जवाब चाहूँगी इसका। बिल्कुल, यूपीकेएल एक शब्द में आपके लिए। कल्चर एंड इमोशंस। ठीक है, अगली कुछ टीमें जो जुड़ सकती हैं? अगली टीमें जुड़ सकती हैं, बिल्कुल 2 टीमें जुड़ सकती हैं। हो सकता है शायद मेरठ की टीम एक नई आ जाए, मेरठ 1857 वॉरियर्स। नोएडा स्टेडियम या फिर लखनऊ का इकाना? हो सकता है लखनऊ नेक्स्ट सीजन। संभव जैन अगर खिलाड़ी होते तो रेडर होते या डिफेंडर? नहीं, संभव तो वैसे खिलाड़ी हैं, मैं क्रिकेट खेला हूँ तो, लेकिन मैं डिफेंडर ही होता। डिफेंडर होते, रेडर नहीं होते। ठीक है, अर्नब जी आपसे कुछ लेते हैं। पूर्वांचल का सबसे ताकतवर खिलाड़ी? ऋतिक राठी। अगर आपको यमुना योद्धा से खिलाड़ी चुराना पड़े, कौन सा चुराएंगे? ऋतिक ही चुराऊंगा। हार के बाद गुस्सा आता है, दुख होता है? खुशी होती है, हमने एक्सेप्ट किया हार को। ठीक है, कबड्डी के अलावा कोई खेल पसंद हो आपको? टेबल टेनिस। अच्छा, मैंने क्रिकेट सोचा था। टीम ओनर होना ज्यादा आसान है या फिर कोच होना? टीम ओनर होना। ठीक है, वेदिका जी, टीम ओनर या टीम कोच? टीम ओनर या टीम कोच? डेफिनेटली टीम ओनर, because I belong to media industry, so I learn like in the stage, not behind the stage. सबसे जिद्दी खिलाड़ी कौन है आपकी टीम में? आई थिंक जिद्दी खिलाड़ी अब मैं कहूँगी नितिन है, बिकॉज बहुत पैशनेट है, तो ही इज लाइक कि मतलब हारने के बाद तो उसका बहुत दिमाग खराब होता है। पूर्वांचल पैंथर से चुराना पड़े तो किसको चुराएंगे? आई डोंट नीड एनी ऑफ द प्लेयर्स, दे आर ट्रेमेंडस प्लेयर्स। ये बड़ी आई वांट प्लेयर्स फ्रॉम लखनऊ, यमुना योद्धा, संगम। यमुना योद्धा से चुराना हो तो ऋतिक, डेफिनेटली शर्मा। ओके, ऋतिक की बड़ी बात हो रही है। तेज सर, तो कैसे बचाएंगे आप अपने खिलाड़ी को? नहीं, वो तो 100% बचाएंगे। 100% बचाएंगे उसको तो। यमुना योद्धा का सबसे शांत खिलाड़ी? ऋतिक शर्मा, सबसे शांत, जिसकी सबको जरूरत है। सबको जरूरत है, और सबसे अच्छा राइडर भी है, उसको गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी। और सबसे तेज खिलाड़ी? तेज खिलाड़ी में
विनीत नैन है, अजय राठी। रेड मारना मुश्किल है या टैकल करना मुश्किल है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो टैकल करना मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संभव जी आपका, अर्नव जी आपका, वेदिका जी आपका और तेज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं माटी के खेल को मैट तक पहुंचाने की, सांसें रोकने वाला खेल कहीं ना कहीं अब संभव जी के बदौलत सांसें चलाने वाला खेल बनने वाला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप उस जगह से हैं, क्या आप अखाड़े से मैट तक जाना चाहते हैं, और इस पूरे यूपीकेएल को आप कैसे देखते हैं? अगला सीजन भी है, अभी भी मैच होगा, आप जरूर देखिएगा। हम चाहेंगे कि हर एक उत्तर प्रदेश का नौजवान यूपीकेएल को आगे बढ़ावा दे, और अगर आप भी कबड्डी के शौकीन हैं तो कबड्डी को जरूर ज्वाइन करें, यूपीकेएल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए नमस्कार।